हेलो एवरीवन, सोशल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जिक्र करेंगे भूगोल के विषय में। और भूगोल का जो चैप्टर है उसका नाम है कृषि, द एग्रीकल्चर। कृषि क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इसका हमारे लिए क्या महत्व है, और जो फसलें हैं उन फसलों को हम कौन सी श्रेणी में बांट सकते हैं, फसलों के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, कृषि के लिए क्या कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। इन सब टॉपिक्स पर इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सी एक रबी की फसल है। फसलों को सीजन के हिसाब से, सीजन के अनुसार हम 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। पहली है रबी की फसल होती है। दूसरी है खरीफ की फसल, खरीफ। और तीसरी है जायद, ठीक है। तो ये 3 तरह की फसलें सीजन के अनुसार बोई जाती हैं। जो रबी की फसल है वह खरीफ की फसल कटने के बाद, अर्थात खरीफ की फसल बरसात शुरू होने के साथ ही बोई जाती है और बरसात ख़त्म होने के बाद ये काटी जाती है। अर्थात ये अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में लगभग इसको काट लिया जाता है। और उसके बाद अक्टूबर के अंत में, लास्ट में और नवंबर के शुरू में रबी की फसल बोई जाती है। अर्थात अक्टूबर के अंत में और नवंबर के शुरू में जो बोई जाने वाली फसल है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। तो रबी की फसलें मुख्य तौर पर गेहूं है, जौ है, ठीक है। उसके बाद सरसों है, मटर है, आलू है। ये मुख्य गेहूं की फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। तो देखिए, धान रबी की फसल नहीं है, तरबूज नहीं है, मक्का नहीं है, सिर्फ गेहूं इसका उत्तर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से अभी प्रश्न यहाँ पर गौर करें हम, तो ये जो फसलें हमने काटी हैं जो रबी की नहीं है, तो ये कौन सी फसलें हैं। धान और मक्का, ये जो 2 फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें बरसात के महीने में बोई जाती हैं, बरसात शुरू होने के साथ ही, जिसमें धान और मक्का, ज्वार, बाजरा, कुछ दालें होती हैं, ग्वार वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसमें तरबूज है वो तरबूज जायद फसल है। जायद 3 तरह की फसलें होती हैं ना, रबी, खरीफ और जायद। जायद फसलें वे फसलें हैं जो रबी की फसलों को काटने के बाद बोई जाती हैं। रबी की फसलें मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरू में काटी जाती हैं। और उसके बाद जो फसलें बोई जाती हैं 2-3 महीने के लिए, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा जैसी सब्जियां हैं ये बोई जाती हैं, इन्हें हम जायद फसलें कहते हैं। तो तरबूज जायद फसल है और धान और मक्का खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल
जिसमें फाइबर होता है। हाँ, तो द क्रॉप हैविंग फाइबर। देखिए रबड़ में कोई फाइबर नहीं होता, टमाटर में कोई फाइबर नहीं होता, कॉफ़ी में कोई फाइबर नहीं होता। जूट एक रेशेदार फसल है, जूट, ठीक है, जूट रेशेदार फसल है क्योंकि उसमें फाइबर्स होते, तंतु होते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक कौन सी फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यू कैन से, और एक्सपोर्टर भी है, साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो ऐसी कौन सी फसल है, पेय फसल वो भी, जिसे भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाता है और फिर उसे सबसे ज़्यादा दूसरे देशों को भेजता भी है। तो वह फसल है चाय, टी, ठीक है। कॉफ़ी, दालें, दही तो फसल है ही नहीं, तो कॉफ़ी दालें में भारत उगाता तो है लेकिन अग्रणी नहीं है। इससे ऊपर और भी भारत से ऊपर कुछ और देश हैं दालों के मामले में और कॉफ़ी के मामले में, लेकिन जहाँ तक चाय का प्रश्न है तो चाय भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और दूसरे देशों को ज़्यादा निर्यात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। देखिए रोपण कृषि, ठीक है, तो इसमें रोपण का मतलब प्लांटेशन, रोपण का मतलब क्या है, प्लांटेशन। इसको एक अंग्रेजी का जो वर्ड है वो प्लांटेशन। पहले इसको हम पौध लगाते हैं, ठीक है, पहले एक बीज अलग उगाते हैं, बीज को एक टिनी पौधे में उसको पहले हम उसको फर्टाइल करते हैं, फर्टिलाइज़ करने के बाद जब उसकी पौध बन जाती है तो फिर उसको दूसरी जगह रोपते हैं, उसे कहते हैं रोपण कृषि। तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें चावल, रबड़, गेहूं और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्लांटेशन है यानी बड़े बड़े जो प्लांट्स हम लगाते हैं उसमें जो इनमें से कोई भी नहीं इसका उत्तर है, ठीक है। चावल पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन चावल भी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल, प्लांटेशन वो फसल है कि जो बड़े, जैसे कि हम पेड़ लगाते हैं, बागान लगाते हैं, कॉफ़ी, चाय, बड़े बड़े बागानों में एक ऐसी फसल जो एक ही तरह की हो और बहुत बड़े भूभाग पर, भूखंड पर उगाई जाए, उसे हम रोपण फसल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान होते हैं, रबड़ जो है वो भी प्लांटेशन या रोपण कृषि का उदाहरण है। तो चावल, रबड़, गेहूँ इनमें से कोई भी जो है वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा देश, विश्व में कौन सा देश, विच कंट्री, तिलहन उत्पादन। तिलहन क्या होता है, तेल, जिससे तेल निकलते हैं, ऐसे बीज जिनसे तेल निकलते हैं उसे हम तिलहन कहते हैं। जैसे सरसों है, ठीक है, मूंगफली है, तिल है और वगैरह वगैरह। तो तिलहन के मामले में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो वो भारत का सबसे ऊपर स्थान आता है तिलहन के मामले में, इंडिया। तो भारत चाय के मामले में भी और तिलहन के मामले में भी अग्रणी उत्पादक राष्ट्र है, अग्रणी उत्पादक देश है। इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यू कैन से टी एंड ऑयल सीड्स। तिलहन क्या होते हैं, ऑयल सीड्स, ठीक है। तो भारत तिलहन में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि का उदाहरण,
अब देखिए फिर रोपण कृषि संबंधित क्वेश्चन आ गया, जूट, गेहूँ, चाय, तिलहन। मैंने पहले बताया था कि वह कृषि जो बड़े भूभाग पर एक जैसी फसल उगाती है उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। तो ये चाय इसका उदाहरण है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये प्लांटेशन के उदाहरण हैं, रोपण कृषि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। देखिए रेशेदार फसल से संबंधित दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो रेशेदार फसल हमें पता है कि जूट है ना। इसके अलावा यानी कपास भी रेशेदार फसल है, और जूट भी है, सन भी है। रबड़ रेशेदार फसल नहीं है। तो उत्तर हमारा हुआ रबड़। ठीक है, तो इसके अंदर कोई रेशा नहीं होता है। रेशा वो तंतु होते हैं, फाइबर, जैसे धागे इसको कह सकते हैं। तो कपास, जूट और सन ये धागे वाली फसलें हैं। रबड़ में कोई धागा नहीं होता, तो उसमें लैटेक्स होता है। ठीक है, उससे रबड़ जो है बनती है। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर कौन सा है, जो कौन सी फसल है जिसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाने वाला जूट है, जूट, क्योंकि उसका रंग कैसा होता है, सुनहरा। गोल्डन फाइबर होता है सुनहरा। तो जो देखने में सुनहरा होता है उसी को हम गोल्डन जूट कहते हैं, जो सुनहरा रेशा कहते हैं। तो सुनहरा रेशा के नाम से जूट जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। यानी कि अलग अलग तरह की कृषि करना, अलग अलग तरह की खेती बाड़ी करना, वो अलग अलग उनके नाम हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो रेशम के कीड़ों को पालते हैं, और रेशम के कीड़ों क्यों पालते हैं, क्योंकि रेशम के उत्पादन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं, दैट इज नोन एज सेरीकल्चर। अब इसमें जैसे हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ये सारे एग्रीकल्चर के ही हैं, पार्ट हैं। चाहे वो सेरीकल्चर है, चाहे वो हार्टिकल्चर है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर है। एग्रीकल्चर में अनाज के उत्पादन होता है ख़ास तौर से। सेरीकल्चर में जैसे कि मैंने बताया कि रेशम के कीड़ों से रेशम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फलों की जो कृषि होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और जो फूलों की खेती बाड़ी जिसमें फूल ही फूल उगाए जाते हैं उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फल और सब्जियों का, यहाँ पर फोकस किस पर है, फल और सब्जियों पर। तो फल और सब्जियों के मामले में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उसमें भी भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए तीन क्वेश्चंस, तीन जानकारी हमारे सामने आ गई। पहली जानकारी आई कि भारत चाय के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दूसरा आया तिलहन के मामले में भारत सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है। और फिर अब फल और सब्जियां, तो फल और सब्जियों के मामले में भी भारत अग्रणी है, सबसे ज़्यादा भारत का ही एक तरह से रोल है, उसकी भूमिका है फल और सब्जियों को उगाने में। तो ये 10 क्वेश्चन जो है MCQ थे इसके, और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी क्वेश्चन है। इसके साथ ही अब हम छोटे क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के इस तरह से आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऊपर जो डिस्कस किए हैं लगभग वही है। तो वहाँ पर 4 फसल दे रखी थी, किसी पूछा कि इसमें से रबी की फसल कौन सी है, या खरीफ की फसल कौन सी है, कौन सी रबी की नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो अब इसमें हम उन फसलों को अलग अलग करके बता रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि भारत की 4 रबी की फसलें हैं, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों। खरीफ की फसल हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग इत्यादि। ये खरीफ की फसलें हैं क्योंकि ये जो है बरसात के मौसम में बोई जाती हैं और बरसात के मौसम के बाद काटी जाती हैं।
जायद फसलों को अभी यहाँ जोड़ लेते हैं। तो जायद फसलों में ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि जो है वो जायद फसलें कहलाती हैं। रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखो। ठीक है, तो रोपण कृषि की दो विशेषताएं क्या हैं? नंबर एक, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। मैंने बताया आपको, व्यापक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में, बड़े भूभाग में ये फसल जो है बोई जाती है, जिसमें प्लांटेशन कहते हैं इसको, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, रबड़ इसके उदाहरण हैं। इसी के साथ अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। तो दो बड़ी विशेषताएं हैं। नंबर एक, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बड़े क्षेत्र में की जाती है, और दूसरा, इसमें अधिक पूंजी भी चाहिए और इसमें ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, ज़्यादा श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखो। दलहन और तिलहन। दलहन मतलब दाल, जिससे दाल प्राप्त होती है, उन्हें दलहन फसल कहते हैं, और तिलहन जिससे तेल प्राप्त होता है। तो दलहन फसलें हैं अरहर, मूंग, आपको दालों के नाम बताने, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर, है ना, इत्यादि। तिलहन में मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन इत्यादि, ये हमारी तिलहन फसलें हैं, तिलहन और दलहन। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे कृषि कई प्रकार के होते हैं, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है कि भाई कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जानी जाती है? देखिए, स्थानांतरीय का मतलब होता है स्थान को बदलना। कर्तन दहन का मतलब पहले हम उस क्षेत्र को खाली करके उसे जलाते हैं, घास फूस उसमें से ख़त्म करके वहाँ पर उसको, उस ज़मीन को हम बोने लायक बनाते हैं, और जब वो उसमें हम कुछ समय के लिए कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और फिर जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो फिर उस जगह को हम छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं स्थानांतरीय, स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग देशों में। जैसे मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसको हम मिल्पा कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही वेनेजुएला में इसको हम कोनुको के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, इंडोनेशिया में इसको लद्दाख कहते हैं, और वियतनाम में रे, और मध्य अफ्रीका में इसे मशोले के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके साथ ही जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। देखिए, कृषि जो है, कृषि को हम कृषि की क्वांटिटी के आधार पर, कि उसकी कितनी मात्रा में कृषि की जाती है, मात्रा के आधार पर हम कृषि को कई श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे एक तो हमने बांटा सीजन के आधार पर, तो सीजन में रबी, खरीफ और जायद फसलें। लेकिन ऐसे ही हम जब मात्रा, कितनी मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं, उसके आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले जो अपने पालन पोषण के लिए खेती बाड़ी की जाती है, उसे हम जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होती है सघन कृषि। सघन कृषि का मतलब है कि वो मतलब आजीविका कमाने के बाद जो कृषि जो फसल बच जाती है उसे बाज़ारों में बेच देते हैं, तो वो ज़्यादा फसल उगाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसलिए उसे सघन कृषि कहते हैं। इसके साथ ही एक फसल जो है या कृषि है, वह है व्यावसायिक कृषि। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप या व्यावसायिक कृषि का मतलब है कि ऐसी फसल जो व्यवसाय के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो उसमें प्लांटेशन सबसे नंबर 1 पे आता है, कि प्लांटेशन का उद्देश्य यही है कि उसका जो बड़े पैमाने पर उसे फसल को बेचते हैं, उसका बाजारीकरण होता है, बाज़ारों में ले जाते हैं, तो उसे व्यावसायिक कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर जीविका निर्वाह कृषि के बारे में बात हो रही है। उसकी दो विशेषताएं, नंबर 1, भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से खेती करते हैं। इसमें
छोटे टुकड़े पर, क्योंकि फसल किसी को बेचनी तो है नहीं, अपनी जीवन निर्वाह के लिए ही खेती करनी है। तो छोटे से टुकड़े पर परंपरागत रूप से मतलब ना उसमें खाद डालते हैं, खाद मतलब जो है रसायन का प्रयोग नहीं होता, केमिकल या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है ना, उसके अंदर राख गोबर वगैरह ही डाल करके परंपरागत तरीके से करते हैं। और इसमें हल का प्रयोग होता है, जिसमें मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता। तो ना मशीनरी का इस्तेमाल होता है, ना इसके अंदर फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता, छोटे से टुकड़े पर होती है। नंबर 1। नंबर 2, प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर है। ये मानसून के ऊपर निर्भर है, क्योंकि इसमें कोई सिंचाई के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी है। बरसात के ऊपर निर्भर है, बरसात होती है तभी फसल होती है, बोई जाती है। क्योंकि थोड़े से ही अपने निर्वाह के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए ही ये फसल बोई जाती है। मृदा की प्राकृतिक उसकी जो उर्वरता है कि वो उसमें अपना नेचुरली कितनी फर्टाइल है, वो उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और फसल उगाने की जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ कैसी हैं, जलवायु कैसा है, तो इन सब बातों पर ये जीविका निर्वाह कृषि डिपेंड करती है। नंबर 2, अगला क्वेश्चन है कि गहन कृषि के कोई 2 गुण लिखो। ऊपर वैसे मैंने बताया था कि जीविका और दूसरी है गहन या सघन, ठीक है। तो गहन कृषि के 2 गुण लिखो। तो गहन कृषि के 2 गुण, नंबर 1, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में खेतीबाड़ी की जाती है, फसल उगाई जाती है और उसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। खेत मतलब उसके लिए नलकूप, ट्यूबवेल्स, नहरों का जाल बिछाया जाता है। पानी की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस पे मानसून के ऊपर तो निर्भर नहीं रह सकते, मानसून पे निर्भर रहेंगे तो इतनी फसल होगी ही नहीं। तो अधिक उत्पादन करना है, अधिक मात्रा में फसल उगानी है, ठीक है। नंबर 1, जो कि जिसमें कि उर्वरक, रसायन का इस्तेमाल होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा यंत्रों की भी आवश्यकता होती है, मशीनरी की भी आवश्यकता होती है। नंबर 2, भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई फसलें उगाते हैं। इसमें कई फसलें लेते हैं, बार बार फसलें उसके अंदर उगाते हैं। आकार छोटा भी है तो उसमें फिर हम साल में 3 फसलें कम से कम उसमें उगाते हैं। तो इस तरह की जो खेती बाड़ी है उसे हम गहन कृषि कहते हैं, ठीक है, गहन कृषि, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें फसल चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का मतलब बाढ़ होता है वैसे तो, लेकिन बाढ़ से मतलब नहीं है, बाढ़ नहीं, इसका मतलब बाढ़ का मतलब ये हुआ कि दूध की बाढ़ बहा देना, मतलब इतना दूध पैदा कर दो, इतना दूध उत्पादन कर लो कि अगर उसे हम उड़े लें तो बाढ़ सी आ जाए। तो इसलिए इसका नाम दिया ऑपरेशन फ्लड। इसका मतलब है इस ऑपरेशन फ्लड में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया, ठीक है। तो इट स्ट्रेसेस अपॉन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन पर ये जो जोर देता है, इसलिए इसे हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ठीक है। दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन, तो दूध के उत्पादन में वृद्धि पर ये जोर देता है, ठीक है। और ये ऑपरेशन फ्लड का जो जिसने जनक माना जाता है या जिसका इसको श्रेय जाता है, वो वर्गीस कुरियन था, वर्गीस कुरियन। और उस वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन आता है कि भाई मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, जिसने ऑपरेशन फ्लड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए उसने बहुत बड़े अहम प्रयास किए थे। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए दूध की डेयरियाँ स्थापित की गई, है ना। गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी लगाई गई, फिर पूरे देश के अंदर इस तरह से दूध उत्पादन के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।
उनकी मदद की गई, उन्हें सहायता दी गई, उनको आर्थिक मदद दी गई ताकि दूध का उत्पादन हो सके। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कृषि। ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक कृषि का मतलब है कि ऐसी कृषि जिसमें प्राकृतिक तरीकों से किया जाता है। प्राकृतिक तरीकों से मतलब नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स इसमें कोई बनावटी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें ना तो कोई बनावटी खाद डाला जाता है, ना कोई बनावटी उर्वरक डाला जाता है, ना कोई कीटनाशक डाला जाता है ना। तो इसमें वही जैविक खाद डाला जाता है, गली सड़ी पत्तियाँ, गोबर, राख, जो कि जैविक है। जैविक कृषि इसी को हम कहते हैं। तो प्राकृतिक तरीकों से कृषि, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि अथवा ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहलाती है। तो 3 नाम है इसके, कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि एंड जैविक कृषि। बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर artificial fertilizers like chemicals, pesticides are not used. अगला क्वेश्चन है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो वही पहले हम पढ़ चुके हैं, जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं क्योंकि वो देखने में गोल्डन होता है, सुनहरा होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 3 तरह की कृषि के हमारे सामने नमूने आ रहे हैं अब तक। जीविका निर्वहन कृषि, ठीक है, जीविका निर्वाह कृषि, दूसरी गहन कृषि और तीसरी वाणिज्यिक कृषि। तो जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट है। जीविका कृषि क्या, इस पहले हम जीविका कृषि को पढ़ेंगे। जीविका कृषि यह कृषि छोटे से भूमि टुकड़े पर पुरानी कृषि औजारों द्वारा की जाती है। नंबर 2, किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है। नंबर 3, सघन बसे इलाकों में की जाती है ना, जो बहुत ही एक दूसरे से सटे हुए मकान होते हैं, आबादी बस्तियां होती हैं, वहाँ ये की जाती है। 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं और अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का आदि इसमें उगाई जाती हैं। इसके साथ ही अगला जो है वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि में हम क्या करते हैं, वाणिज्यिक कृषि के लिए खेतों का आकार बड़ा होता है, उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है, उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है, एक फसल उगाई जाती है इसमें, और गेहूं, कपास, गन्ना आदि की फसल की जाती है। तो फसल जो है उपज जो है वो बाज़ार के लिए, बेचने के लिए उगाई जाती है, इसीलिए तो इसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए कृषि उगाया। तो ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अहम क्वेश्चंस थे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।